तो वेलकम है गाइस। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस जो मेजर 18 है, MJ 18 का हम लोग मोस्ट PPI क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो यह जो क्वेश्चन आंसर है वो हिंदी में है। यदि किसी बच्चे को इंग्लिश में चाहिए तो मैं उसको आगे बताऊँ क्या करना है। करना क्या है, आप लोगों को इंग्लिश वाले बच्चों को इंग्लिश में चाहिए क्वेश्चन आंसर, तो आप लोग व्हाट्सअप कर देना है। एक नंबर लिख लीजिए 9301483451। ठीक है, यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9301483451। आप लोग इसमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं इसका जो क्वेश्चन और आंसर है वो आप लोगों को इंग्लिश में भेज दूंगा। यदि जो बच्चे इंग्लिश में चाहते हैं तो मैं उन लोगों को इंग्लिश में भेज दूंगा। बस आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं व्हाट्सअप में आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग करने वाले हैं मेजर 18। और आप लोगों का मेजर 18 में क्या पढ़ना है, तो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, यानी कि जो भारत में राजनीतिक प्रक्रिया क्या क्या है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं MJ 18 में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का जो MJ 17 का एग्ज़ाम कैसा गया, क्या जो मैं क्वेश्चन दिया था वो मैच हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा आंसर क्या है। आप लोग चाहते हैं तो सिलेबस पढ़ लीजिएगा अपने खुद से, सिलेबस में दे दिया हूँ और क्वेश्चन आंसर भी दे दूँगा आप लोगों के हिंदी वालों के लिए भी। ठीक है, चलिए देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे शुरू क्या है, फर्स्ट में 5 ठो ऑब्जेक्टिव है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की भारत में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। यानी कि भारत के कौन सा अनुच्छेद में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो जो आर्टिकल 324, ठीक है, 324 जो आर्टिकल है उसमें चुनाव कराने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है भारत के अनुच्छेद 324 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि चुनाव और मतदान व्यवहार यानी कि वोटिंग बिहेवियर के वैज्ञानिक अध्ययन एवं विश्लेषण को क्या कहा जाता है। तो चुनाव विज्ञान कहते हैं उसको। ठीक है, चुनाव विज्ञान कहते हैं साइफोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भारत में दलीय व्यवस्था को एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली यानी कि वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम की संज्ञा किस प्रख्यात राजनीतिक विश्लेषण ने की थी। तो जो वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम है इसको राजनीतिक कोठरी, ठीक है, राजनीतिक कोठरी का विश्लेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था। तो जो आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश जो राज्य बना है वो भाषा के तहत बना है। ठीक है, कब बना है, 1953 में भाषा के आधार पर जो आंध्र प्रदेश है स्टेट का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि काका कालेकर, ठीक है, काका कालेलकर आयोग जो 1953 और मंडल आयोग 1979 का संबंध भारतीय राजनीति में किस सामाजिक वर्ग के आरक्षण से है। तो जो काका कालेकर है और मंडल आयोग यह किस वर्ग के आरक्षण से है। तो जो अन्य पिछड़ा जो OBC है, OBC वर्ग से संबंधित है यह जो काका कालेकर आयोग है और मंडल आयोग। ठीक है, चलिए आपको क्या 5 हो गया। अब हम लोग करने वाले हैं 5 नंबर वाले जो 2 क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन और आंसर करेंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर वाले 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार से जो 15 नंबर वाले क्वेश्चन है यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिया हुआ है 15 नंबर वाले। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आंसर करते हैं सीधा, क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे हम लोग, जब आंसर करेंगे तब क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहले देखिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो जो भारत की राजनीति है उसमें जाति यानी कि कास्ट का क्या यहाँ पर भूमिका है उसका वर्णन करना है। तो भारतीय राजनीति में जाति का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। चुनाव के समय राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चयन और चुनावी रणनीति बनाते समय कई बार जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हैं। यानी कि जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय कुछ लोग क्या सोचते हैं कि यह हमारा जात का है उसको वोट दे दो। यानी कि जब चुनाव होता है तो उन लोग अपना जो कास्ट के हैं उन्हीं को महत्व देते हैं, उन्हीं को सरकार में आप बिठाना चाहते हैं। यहाँ पर जाति पाति का जो है जात का महत्वपूर्ण स्थान होता है चुनाव के समय। जाति के आधार पर मतदाता किसी उम्मीदवार या दल का समर्थन भी कर सकते हैं। पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियां और अन्य सामाजिक समूहों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने में जाति आधारित राजनीति की भूमिका रही है। आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दों ने भी जाति को राजनीति से जोड़ा है। जो यहाँ पर आरक्षण है, आरक्षण का जो मुद्दा है वो भी जो राजनीतिक है, ठीक है, राजनीति में जोड़ा है। इसके सकारात्मक पक्ष में पिछड़े और वंचित समूहों को राजनीतिक आवाज़ मिलना है, जबकि नकारात्मक पक्ष में जातिवाद, सामाजिक विभाजन और वोट बैंक की राजनीतिक जैसी समस्याएं पैदा हो सकती है। यानी कि जो जाति है भारत में चुनाव में जाति के कुछ
सकारात्मक पक्ष भी है और नकारात्मक भी पक्ष है। ठीक है, इसलिए भारतीय राजनीति में जाति एक महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक कारक है। ठीक है, आप लोग खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि चुनाव विज्ञान की अवधारणा एवं महत्व को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। जो चुनाव विज्ञान है क्या है उसको संक्षेप में बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या चुनाव विज्ञान है। चुनाव विज्ञान चुनावों और मतदान व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। इसमें मतदाताओं का व्यवहार, मतदान प्रतिशत, चुनाव परिणाम, राजनीतिक दलों की स्थिति और चुनावी रुझानों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसमें चुनाव विज्ञान क्या होता है, तो इसमें जो मतदाता के जो व्यवहार है, मतदाता व्यवहार को अध्ययन किया जाता है। मतदाता का कैसा व्यवहार है, जैसे कि प्रतिशत, चुनाव, ये सभी जो व्यवहार हैं, ठीक है, मतदाताओं का व्यवहार, ये सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है चुनाव विज्ञान में। इसके लिए चुनावी आंकड़ों, सर्वेक्षणों और मतदान संबंधी जानकारी का प्रयोग किया जाता है। चुनाव विज्ञान से यह समझने में सहायता मिलती है कि मतदाता किन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों से किसी दल या उम्मीदवार को वोट देते हैं। ठीक है, इसमें देखा जाता है चुनाव विज्ञान में कि जो कोई व्यक्ति वोट दे रहा है तो किस कारण से वोट दे रहा है, उसका क्या कारण है वोट देने का। राजनीतिक दल में चुनावी रणनीति बनाने में इसका उपयोग करते हैं। इसलिए आधुनिक लोकतंत्र में चुनाव विज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, यानी कि इसमें जो मतदाता है, मतदाता का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सीधा शब्दों में कहें तो राजनीति जो यहाँ पर चुनाव विज्ञान है, चुनाव विज्ञान में जो मतदाता के व्यवहार है उसका अध्ययन करते हैं हम लोग चुनाव विज्ञान में। ठीक है, तो 15 नंबर वाला क्वेश्चन हम करेंगे, जो 6 क्वेश्चन है जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। इसका PDF मैं दे दूंगा, तो आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो हम लोग एक बार समझाने की कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में दलीय व्यवस्था के बदलते स्वरूप की व्याख्या कीजिए। एक दल प्रभुत्व के दौर से गठबंधन राजनीतिक दल के सफर का विश्लेषण कीजिए। यानी कि जो भारत में दलीय व्यवस्था बदल रहा है, जैसे कि एक दल से क्या हो रहे हैं, या गठबंधन की सरकार बन रहा है। जो भी वर्तमान में BJP की सरकार है वो गठबंधन का सरकार है। तो समझ सकते हैं गठबंधन सरकार क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, गठबंधन बोलते हैं। अब एक दलीय क्या बोलते हैं, तो जो स्वतंत्र है यानी कि अकेले चुनाव में वो लड़ता है उसको एक दलीय प्रणाली बोलते हैं। यानी कि वहाँ पर एक ही पार्टी का प्रभुत्व रहता है। चलिए आंसर देखते हैं क्या है कि दलीय व्यवस्था लोकतांत्रिक राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत में स्वतंत्रता के बाद दलीय व्यवस्था में लगातार परिवर्तन हुआ है। प्रारंभिक वर्षों में एक दल का प्रभुत्व दिखाई देता था। आप सुने होंगे कि यहाँ पर देखिए जो कांग्रेस थे, कांग्रेस बहुत सालों तक राज किए हैं और कांग्रेस जो हर बार जीतते आ रहा था, कांग्रेस जो था वो हर बार जीतते आ रहा था। तो कांग्रेस जो था वो पहले एक दलीय प्रणाली था, भारत में कोई दूसरा दल नहीं था कांग्रेस के अलावा। ये BJP बना था लेकिन BJP भी हार रहा था उस समय। तो यही कहने का मतलब है कि जब भारत आज़ाद होता है तो भारत आज़ाद होने के बाद यहाँ पर भारत में एक दलीय का प्रभुत्व दिखाई देता है। यानी कि केवल कांग्रेस पार्टी ही था और वही लगातार जीत रहा था। लेकिन धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों और अन्य राष्ट्रीय दलों को मजबूत होने के कारण बहुदलीय और गठबंधन राजनीति का विकास हुआ। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि हम BJP बनता है, उसके बाद जो क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी का धीरे धीरे विकास होता है और क्या करते हैं कि गठबंधन बनाकर सरकार बनाते हैं बाद में फिर। ठीक है, फिर बाद में BJP सरकार बनता है कांग्रेस के बाद, लेकिन फिर कांग्रेस की सरकार बन जाती है। स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। पहले आम चुनाव से लेकर कई चुनावों तक कांग्रेस केंद्र और अधिकांश राज्यों में प्रमुख राजनीतिक शक्ति रही। यानी कि पहले जो चुनाव होता था, चाहे केंद्र में होता था या स्थानीय जगहों पर जो चुनाव होता था, जैसे कि स्टेट में या केंद्र में होता था, तो केंद्र के साथ साथ जो कई राज्य थे ऐसे जहाँ पर कांग्रेस की सरकार था। हाँ, इसका कारण स्वतंत्रता आंदोलन में उसकी भूमिका, व्यापक संगठन और समाज के विभिन्न वर्गों में उसका समर्थन था। इस दौर को भारतीय राजनीति में एक दल प्रभुत्व का दौर कहा जाता है। यानी कि कांग्रेस क्यों जीत रहा था, पहला तो उस समय जो था केंद्र में कोई बड़ा पार्टी नहीं था, केवल कांग्रेस ही था। और उसके साथ क्या किया था कि जब भारत के आज़ादी हो रहा था तब कांग्रेस का जो वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका रहा था। कांग्रेस जो था वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था और जो समाज के विभिन्न वर्ग थे वो कांग्रेस का समर्थन करते थे। क्यों करते थे कि जान रहे थे कि देश को आज़ादी दिलाने के लिए कांग्रेस ने बहुत सारा काम किया है। इसी कारण से वो लोकप्रिय था जनता में। ठीक है, और इसी कारण से भारत की राजनीति में एक दलीय प्रभुत्व का दौर कहा जाता है। यानी कि भारत जब आज़ाद होता है तब भारत में एक दलीय प्रणाली था उसका प्रभुत्व वहाँ पर दिखाई देता है। समय के साथ कांग्रेस का प्रभुत्व कमजोर होने लगा। राज्य में क्षेत्रीय दल
मजबूत हुए और विभिन्न सामाजिक तथा क्षेत्रीय समूहों ने अपनी राजनीतिक पहचान बनाई। 1967 चुनाव में भारतीय दल व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन का दौर माना जाता है, क्योंकि कई राज्यों में गैर कांग्रेस सरकार बने। यानी कि जब 1967 में चुनाव होता है, इस समय क्या होता है कि यहाँ पर धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। क्या होने लगता है कि जो चुनाव था, चुनाव तो जो कांग्रेस जो था, कांग्रेस तो केंद्र में सरकार बना लेती है, लेकिन कई ऐसे राज्य थे जहाँ पर कांग्रेस का सरकार नहीं बनता है, बल्कि जो क्षेत्रीय दल थे, क्षेत्रीय दलों का वहाँ पर सरकार बन जाती है। तो उस समय पर कांग्रेस जो था, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि केंद्र में सरकार कांग्रेस का ही था, लेकिन वहीं से उनका डिक्लाइन का शुरू हो गया। यानी कि डिक्लाइन नहीं कर सकते हैं, यानी कि हार का समय शुरू हो जाता है। डिक्लाइन मतलब पतन होता है, तो कांग्रेस का पतन तो नहीं हुआ है अभी, वो कांग्रेस अभी है। तो वही कहेंगे कि वहाँ से जो 1967 के चुनाव होता है 1967 में 1967 में, तब क्या होता है कि जो कांग्रेस था, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है। 1970 और 80 के दशक में राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी। इसके बाद 1989 के आसपास भारतीय राजनीति में गठबंधन की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो गई। विभिन्न दलों ने मिलकर सरकार बनाने की राजनीति शुरू की। क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ती गई। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग। हाँ, देखिए क्या है कि जब 1970 और 80 के दशक में क्या हुआ कि यहाँ पर प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन बढ़ते गया। ठीक है, 1989 के आसपास क्या होने लगा कि जो भारत की राजनीति था, भारत के राजनीति में गठबंधन की सरकार बनने लगी। गठबंधन करके यहाँ पर सरकार बनाने की प्रयास करने लगे और विभिन्न दलों ने मिलकर क्या करने लगे, यहाँ पर राजनीति शुरू की उन्होंने। और क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ गई। क्यों बढ़ गई कि क्षेत्रीय स्तर पर थे, कई सारे पार्टी बनने लगे और उन लोग क्या करने लगे कि गठबंधन करके यानी कि एक साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाना शुरू कर दिया। गठबंधन राजनीति में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं। इससे क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय राजनीति में अधिक महत्व मिला। गठबंधन राजनीति ने विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व देने का अवसर प्रदान किया, लेकिन कभी कभी सरकारों की स्थिरता और निर्णय लेने की क्षमता पर भी इसका प्रभाव पड़ा। आज भारतीय दलीय व्यवस्था में राष्ट्रीय दलों के साथ साथ क्षेत्रीय दलों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इससे भारतीय राजनीति अधिक प्रतिस्पर्धा और बहुदलीय बनी है। यानी कि जो भारत की राजनीति है, भारत की राजनीति में यहाँ पर लोगों के पास ऑप्शन होना चाहिए, विकल्प होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मान लीजिए एक पार्टी को नहीं बना रहे हैं तो उनके पास दूसरा ऑप्शन होना चाहिए कि हम इसको नहीं बना रहे हैं बल्कि इसको बना रहे हैं। तो आज के समय में क्या हुआ है कि जो भारत की राजनीति है उसमें प्रतिस्पर्धा है, यानी कि यहाँ पर कंपटीशन बढ़ गया है और यहाँ पर बहुदल बन गए हैं। यानी कि क्षेत्रीय जो दल थे, क्षेत्रीय दलों ने मिलकर यहाँ पर क्या बोलते हैं, गठबंधन की सरकार बनाने लगे हैं। भारतीय दलीय व्यवस्था एक दल प्रभुत्व से बहुदलीय और गठबंधन राजनीति की ओर विकसित हुई है। इस परिवर्तन ने भारतीय लोकतंत्र में विभिन्न सामाजिक और क्षेत्रीय समूहों की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाया है। ठीक है, समझ गए? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के बीच द्वंद्व की विवेचना कीजिए। 1980 के दशक के बाद भारतीय राज्य की नीतियों में आए परिवर्तनों की समीक्षा कीजिए। चलिए देखते हैं क्या आया था परिवर्तन। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सामान्य रूप से राज्य द्वारा सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करना और नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना। यानी कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि राज्य के द्वारा यहाँ पर सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करना। ठीक है, और जो व्यक्ति है, व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना, यानी कि व्यक्ति को ये अधिकार देना कि वो जिसको चाहे उसको मान सकते हैं। भारत में धर्मनिरपेक्ष का उद्देश्य विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच समानता और सह-अस्तित्व को बढ़ावा देना है। इसके विपरीत सांप्रदायिकता ऐसी राजनीतिक सोच है जिसमें धर्म या धार्मिक समुदाय को राजनीतिक हितों और संघर्षों का प्रमुख आधार बनाया जाता है। भारतीय समाज में अनेक धर्मों और समुदायों के लोग रहते हैं, इसलिए धर्मनिरपेक्षता भारतीय लोकतंत्र और सामाजिक एकता के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में कई सारे जो ऐसे लोग हैं वो अनेक धर्म को मानते हैं, इसलिए यहाँ पर भारत में धर्मनिरपेक्षता की विकसित हुई है। संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता और समानता प्रदान करता है। सांप्रदायिकता के कारण धार्मिक पहचान राजनीतिक संघर्ष का आधार बन सकती है। इससे समाज में अंधविश्वास, तनाव और विभाजन पैदा हो सकता है। चुनाव में धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक उपयोग भी सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दे सकता है।
1980 के दशक के बाद भारतीय राजनीति में धर्म और राजनीति का संबंध अधिक चर्चा का विषय बना। विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों और घटनाओं के कारण धार्मिक पहचान राजनीति में अधिक प्रभावशाली हुई। राजनीतिक दलों ने अलग अलग समय पर धार्मिक और सामाजिक समूहों के समर्थन को प्राप्त करने की रणनीति अपनाई। दूसरी ओर भारतीय राज्य ने संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतंत्रता और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाई। राज्य के सामने चुनौती रही कि धार्मिक स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हुए सांप्रदायिकता तनाव को नियंत्रित किया जाए। धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य किसी धर्म का विरोध करना नहीं, बल्कि सभी नागरिकों को समान अधिकार देना है। इसी प्रकार लोकतंत्र में धार्मिक पहचान को राजनीतिक अभिव्यक्ति का हिस्सा बनाया जा सकता है, लेकिन उसका उपयोग दूसरे समुदायों के अधिकारों के नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य किसी धर्म का विरोध नहीं करना है, बल्कि सभी जो धर्म है सभी को समान अधिकार देना है। धर्मनिरपेक्षता भारतीय लोकतंत्र में समानता, सामाजिक एकता की आधारशिला है, जबकि सांप्रदायिकता सामाजिक विभाजन को बढ़ा सकती है। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान और कानून के आधार पर सभी समुदायों के समान अधिकारों की रक्षा आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं? भारतीय संघात्मक ढांचे के संदर्भ में स्वायत्तता, निर्जातीयता और भाषा से जुड़ी चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। यानी कि क्षेत्रवाद क्या है, इसको हम लोग देखना है। तो क्षेत्रवाद यानी कि रीजनलिज्म ऐसी राजनीति और सामाजिक भावना है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र के लोग अपने क्षेत्र के हितों, पहचान, भाषा, संस्कृति और विकास को विशेष महत्व देते हैं। यानी कि क्षेत्रवाद क्या होता है? तो क्षेत्रवाद में जो राजनीतिक और सामाजिक भावना है और इसमें जो भी व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति अपने क्षेत्र के हित, पहचान, भाषा, संस्कृति, विकास के महत्व देते हैं। क्षेत्रवाद भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है। इसका सकारात्मक रूप क्षेत्रीय विकास और स्थानीय पहचान को मजबूत करना है। इसका क्या सकारात्मक पहचान है कि जो भी क्षेत्रीय शक्ति है, जो भी क्षेत्र है अपने क्षेत्र का विकास करना है। ठीक है, जबकि अत्यधिक क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती बन सकती है। क्यों बन सकती है? तो भारत की संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। राज्य को अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार नीतियाँ बनाने का अधिकार प्राप्त है। इसके बावजूद कई क्षेत्रों में अधिक स्वायत्तता की मांग उठती रही है। इसका कारण आर्थिक असमानता, स्थानीय पहचान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। यानी कि भारत में क्या है कि संघात्मक प्रणाली है। संघात्मक मतलब क्या होता है कि जो शक्ति है केंद्र और राज्य सरकार के बीच बांट दिया गया है, और यहाँ पर केंद्र ने यह मतलब कह सकते हैं कि कानून द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि जो राज्य है, राज्य अपने हित के लिए कोई भी यहाँ पर नया नियम कानून ला सकता है। इसमें केंद्र सरकार नहीं रोक सकती है उसको। ठीक है, तो इतना मिलने के बावजूद भी क्या हो रहा है कि कई क्षेत्रों में और स्वायत्तता यानी कि ऑटोनोमस की मांग हो रही है और भी ज़्यादा। इसका कारण क्या है कि देखिए कई जो कोई दो राज्य है समान अधिकार मिलने के बावजूद भी कोई राज्य जो है वो अमीर होते जा रहा है और कोई गरीब होते जा रहा है। तो इसी कारण से मांग उठा रहे हैं कि हम लोगों को अधिक स्वायत्तता मिले, हम लोगों की अपनी मर्जी से काम करने का और भी आज़ादी मिलना चाहिए। दूसरा क्या है कि निर्जातीयता यानी कि इथनिसिटी भी क्षेत्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण आधार है। किसी क्षेत्र के लोग अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा या जातीय पहचान के आधार पर अलग राजनीतिक मांग रख सकते हैं। यदि इन मांगों का उचित समाधान नहीं होता है तो राजनीतिक तनाव पैदा हो सकते हैं। यानी कि जो निर्जातीयता है इसमें क्या होता है कि जो कोई लोग है, ठीक है, कोई लोग किसी क्षेत्र में अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा और पहचान के लिए अलग मांग कर सकते हैं और इन मांगों को उचित समाधान नहीं मिलता है तो राजनीति में तनाव पैदा हो सकता है। भाषा भी भारतीय क्षेत्रवाद का महत्वपूर्ण आधार रही है। स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है। इसके कई भाषाई मांग को संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था के भीतर स्थान मिला, लेकिन भाषा को लेकर कभी कभी राज्यों और केंद्र के बीच या विभिन्न भाषाई समूहों के बीच विवाद भी हुए। क्षेत्रवाद का सकारात्मक पक्ष यह है कि इसमें स्थानीय समस्याएं राष्ट्रीय राजनीति में सामने आती हैं। क्षेत्रीय दल स्थानीय विकास, रोजगार और संसाधन के मुद्दे उठाते हैं। नकारात्मक पक्ष में अलगाववादी भावना, क्षेत्रीय संघर्ष और राष्ट्रीय हितों से टकराव की संभावना हो सकती है। निष्कर्ष क्या है कि भारतीय संघवाद में क्षेत्रवाद को केवल समस्याएं के रूप में नहीं देखा जा सकता,
उचित संघीय व्यवस्था, संवाद, स्वायत्तता और समान विकास के माध्यम से भी क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राष्ट्रीय एकता के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर वीडियो जो है 20 मिनट का हो गया है और इसके अलावा हम लोग बनाएंगे तो 30 मिनट 35 मिनट बन जाएगा। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन का आंसर मैं दे दिया हूँ, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ करना नहीं है, थोड़ा समझ जाना है, समझ जाएंगे तो आप लोग खुद से लिख लेंगे। और मुझे जो है और बाकी सब्जेक्ट जो है जैसे कि इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, कॉमर्स, सभी का वीडियो बनाना है, इसलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यदि इसके अलावा भी आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए, MJ 18 का पार्ट 2 चाहिए वीडियो, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका क्वेश्चन और आंसर करवा दूंगा पार्ट 2 का भी। ठीक है, तो बस इतना ही रखते हैं आज की इस वीडियो में, बाकी आप लोग कर लीजिएगा खुद से, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पर मैथ का जो है वो यहाँ पर इक्वेशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग खुद से कर सकते हैं, यहाँ पर आसान आसान भाषा का प्रयोग किया गया है, आप लोग समझ सकते हैं, एक बार पढ़ लेंगे तो समझ जाइएगा आप लोग खुद से। तो बस इतना ही, पार्ट 2 चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, पार्ट 2 भी मैं बना दूंगा इसके अलावा भी। तो बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और पार्ट 2 चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है।